हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आदर्श प्रारूप के प्रकार, काइंड्स ऑफ आइडल टाइप्स। पहले हमने उसके लक्षणों को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि आदर्श प्रारूप जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो होता क्या है और उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। आज हम देखेंगे कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। कोई भी आदर्श प्रारूप हो उसमें किसी न किसी लेवल पे अमूर्तीकरण ज़रूर होता है ना। और ये जो अमूर्तीकरण होता है, ये हम अगर कहें कि ऐतिहासिक, जैसे हिस्टोरिकल कहते हैं, या सामाजिक, है ना, सोशल, यथार्थवादी और विशुद्ध रूप से तार्किक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो वेबर जो हैं, उन्होंने सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए जिन आदर्श प्रारूपों को तैयार किया था, उनको एक ऑथर हैं लेविस कॉजर, उन्होंने तीन तरीके से बताया है। ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया है, 3 तरीके से बताया है। तो अब ये जो हम आदर्श प्रारूप की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसका अमूर्तीकरण अवश्य होता है और ये ऐतिहासिक, सामाजिक और यथार्थवादी होता है, या ये तार्किक भी हो सकता है। तो इसको 3 तरीके से किस तरीके से कॉजर ने एक्सप्लेन किया है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये कहा गया है कि ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप होते हैं। फर्स्ट प्रकार जो है, फर्स्ट टाइप जो है, वो लेविस कॉजर जो है, उन्होंने बताया है कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक यथार्थ जानने के लिए आदर्श प्रारूप बनाए थे, उसमें फर्स्ट टाइप क्या रखा गया है, ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप। अब ये क्या होता है, हम इसको देखते हैं कि वेबर जो है, उनके द्वारा जो आदर्श प्रारूप तैयार किए गए थे, तो उनके द्वारा निर्मित कुछ आदर्श प्रारूप ऐसे हैं जिन्हें ऐतिहासिक विशिष्टताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र की पहचान से हम जोड़ते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो कल्चरल एरिया है उसकी पहचान से हम इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो यूरोप के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, वो प्लस फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, या सामंती युग आया, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो इसी तरीके से यूरोप में बहुत सारे उलटफेर हुए, बहुत सारे वेरिएशंस हमने यूरोप की जो सोसाइटी है उसमें देखे हैं। तो वेबर जो है वो यूरोप की जो ये मैक्रो कंडीशन रही है ना, तो उन्होंने समष्टि के ये सभी जो तत्व हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे ये प्रभावित नहीं थे। ये सब जो कुछ भी घटित हुआ उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ा था, लेकिन उन्होंने यूरोप की जो कल्चरल एरियाज़ है ना, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, उनमें घटने वाली जो कुछ स्पेशल घटनाएं थी, कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऐसे हुए, उनके बारे में आदर्श प्रारूप बनाए। और हिस्ट्री से जुड़े हुए ये जो आदर्श प्रारूप है, उनमें प्रोटेस्टेंट आधार कहें हम, या आधुनिक पूंजीवाद कहें, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसी जो ये विशेषताएं थी, है ना, कि प्रोटेस्टेंट आधार या आधुनिक पूंजीवाद, इनको हम विशेषताएं कहेंगे, और इनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, वेबर के ऊपर पड़ा था। तो वेबर के आदर्श प्रारूप की एक कोटि इस तरीके से भी होती है कि ऐतिहासिक विशेषताओं और सांस्कृतिक क्षेत्रों से वो जुड़ी हुई है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कि सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप, कि यूरोप और अमेरिका में जो वेबर काल था, उस टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर सोशल फैक्ट था, एक सामाजिक यथार्थ था, और यथार्थ के हम कहें तो बहुत सारे फॉर्म्स हमको देखने को मिलते थे, वो अवेलेबल थे बहुत सारे फॉर्म्स उस टाइम पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ गया था, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, औद्योगिक संगठन थे, जिनको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाने के लिए किसी न किसी एक ऐसे पर्सन की, एक अधिकारी की बहुत आवश्यकता थी। तो इसी तरीके से यूरोप के पूंजीवाद से जुड़ी हुई सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, और जो पश्चिमी यूरोप में सामंती व्यवस्था थी, जो सामंती सिस्टम था, कोई 12th सेंचुरी से चल के वो क्या है 14th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था। तो पूर्वी यूरोप, यानी हम कहें कि रूस या ऐसे जो समाजवादी देश थे, उनमें सामंती व्यवस्था जो है वो 16th सेंचुरी तक आ गई थी,
है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो सामंतवाद है वो यूरोपीय समाज का क्या था, एक खलने वाला यथार्थ था, मतलब वो एक अब्स्ट्रैक्ट था। तो इस यथार्थ का अमूर्तीकरण वेबर ने सामंतवाद के आदर्श प्रारूप के रूप में किया। और ये जो सामंतवाद था उसका ये यूरोप के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हम देखते हैं कि सामंतवाद का ये जो रूप था वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में हमको देखने को मिलता है। देन फिर हम बात करते हैं विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप की, कि वेबर जो है उन्होंने आदर्श प्रारूपों का रिलेशन जो रेशियल कंसेप्ट्स हैं, है ना, जो विवेक है, उस ऐसी अवधारणाएं जो हैं उनसे किया है। अगर हम रेमन डेरा के फैक्ट्स देखें तो रेमन डेरा ने इस तरीके के आदर्श प्रारूप को स्पेशल तरीके के जो बिहेवियर होते हैं उनको क्या कहा है, विवेकपूर्ण पुनर्निर्माण कहा है। उन्होंने क्या कहा है, रेशनलाइजिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये कहा है उन्होंने। और ये विवेकपूर्ण व्यवहार जो होते हैं उससे जुड़े जो प्रारूप होते हैं उनको। तो वेबर के अकॉर्डिंग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके क्षेत्र से कनेक्टेड जो सभी होते हैं, है ना, उन गतिविधियों से जुड़े हुए, उन गतिविधियों के क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी आदर्श प्रारूप, इस ये जो थर्ड कैटेगरी है जिसको हम विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े हुए आदर्श प्रारूप कह रहे हैं, उस कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके 3 प्रारूप है जो लेविस कॉजर हैं उन्होंने बताए हैं। पहला हमने देखा ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप, फिर हमने देखा सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए आदर्श प्रारूप, और फिर देखा विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े हुए आदर्श प्रारूप। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आइडल टाइप्स जो है वो किस तरीके से होता है, कि आदर्श प्रारूप जो है उसकी संरचना कैसे। तो आदर्श प्रारूप जो है वो समाज विज्ञान को भी बना बनाए नहीं मिलते, है ना। अगर हम कहें कि सोशल साइंस में आदर्श प्रारूप बिल्कुल सिस्टमैटिक पहले से हैं, फॉर्मेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मेटिव है। अनुसंधानकर्ता जो है उनको इनका निर्माण करना पड़ता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको इनको क्रिएट करना पड़ता है। और जनरली जो अनुसंधान समाप्त होने के बाद, अनुसंधान ख़त्म हो जाता है, उसके बाद किसी भी आदर्श प्रारूप का जो जीवन काल होता है वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई तो जो आइडल टाइप्स होते हैं उनका लाइफ जो है वो भी उसी के साथ, उनकी आइडेंटिटी भी उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब मार्टिनडेल जो है एक ऑथर रहे हैं मार्टिनडेल, उन्होंने किसी भी आदर्श प्रारूप के 2 बेस बताए हैं, 2 आधार बताए हैं। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव पॉसिबिलिटी और सेकंड इज़ एडिक्वेट। ठीक है, तो फर्स्ट वो कह रहे हैं वस्तुनिष्ठा की संभावना, ठीक है, और सेकंड वो कह रहे हैं कार्य कारण संबंध। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठा की जो संभावना है उसकी जो हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है कि कोई भी जो फैक्ट है या आइटम है उसको आदर्श प्रारूप की कैटेगरी में रखने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेटर को पहले से कितना नॉलेज है, या वो अनुसंधानकर्ता जो है उसको पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी है कि नहीं, है ना, उसको साइंटिफिक नॉलेज उस बारे में है कि नहीं। इन्वेस्टिगेटर को ये देखना बहुत एसेंशियल होता है। इसका मतलब ये है कि आदर्श प्रारूप जो है उसकी स्टडी वस्तुनिष्ठ पद्धति से किए जाने की संभावना होती है। क्या पॉसिबिलिटी होती है? ऑब्जेक्टिव पॉसिबिलिटी उसकी होती है। तो इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर उसका है देखा जाता है और उसको इस तरीके से बिल्ड किया जाता है। देन फिर हम देखते हैं पर्याप्त कारण कार्य संबंध। जो वस्तुनिष्ठ स्टडी की जाती है उसकी संभावना को ध्यान में रखकर, जो ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ की जाती है उसकी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर अब इन्वेस्टिगेटर को ये देखना होता है या ये देखना चाहिए कि वो स्टडी की जो घटना है, अध्ययन की जो भी घटना है, उसमें जो अलग अलग आइटम्स इंक्लूड हुए हैं वो तार्किक रूप से बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी लॉजिकल फॉर्म्स हैं वो तितर बितर नहीं होने चाहिए, वो एकजुट होने चाहिए। उनमें कार्य कारण संबंध बहुत ज़रूरी है ना, कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत होना ज़रूरी है। और ये कारण कार्य संबंध जो होते हैं ये 0 से 100% तक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो 0 होता है, 0 होता है, उससे 100% तक ये हो सकते हैं।
इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है, अनुसंधानकर्ता जो है, उसको ये देखना होता है कि ये जो भी आइटम्स होते हैं उनके बीच में कार्य कारण संबंध हैं और वो पर्याप्त भी होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। और कार्य कारण जो संबंध हैं उनका सरोकार जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके रिजल्ट से होता है। अनुसंधान जो होता है उसके परिणाम से होता है। अगर एग्जाम्पल हम लें कि हम धर्म के समाजशास्त्र की स्टडी कर रहे हैं और हम इसके रिजल्ट के रूप में धर्म के जितने भी प्रकार हैं उनको स्थापित करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि इन प्रकारों में पर्याप्त कारण कार्य संबंध है, रिलेशन इनके बीच में है। जब एक बार आदर्श प्रारूप का निर्माण हो जाता है, और ये निर्माण प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है ना, नेचुरल साइंस में भी होता है, तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ जो प्रघटनाएं होती है उनका कंपैरेटिव उनकी स्टडी की जा सकती है और अगर हम ये करते भी हैं तो आदर्श प्रारूप को अपना जो पैमाना है वो मान के हमको जो दूसरी इंसिडेंट्स होते हैं, दूसरी जो घटनाएं होती है उनका इसके माध्यम से, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आदर्श प्रारूप है, जो आइडियल टाइप है, उसका कंपैरिजन आनुभाविक यथार्थता से नहीं किया जा सकता है ना, उसको आनुभाविक यथार्थता से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब आदर्श प्रारूप को एक तरीके का परिमाणन माना जाना चाहिए जिसका उपयोग, जिसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाता है, समाज की अलग अलग यथार्थताओं की कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। तो आदर्श प्रारूप जो है वो, हम अगर ये कहें कि आदर्श प्रारूप आनुभविक विश्लेषण की एक पद्धति है तो ये बिल्कुल सही होगा। हम जो स्टडी करते हैं और स्टडी करने के समय जो आनुभविक घटनाएं होती है उनके बारे में अनुसंधानकर्ता का जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, जो साइंटिफिक उसको नॉलेज होता है, उसे आदर्श प्रारूप में रखा जाता है। मतलब जो भी अनुभविक घटना है उसके बारे में इन्वेस्टिगेटर को जो ज्ञान होता है, साइंटिफिक नॉलेज जो उसको गेन होता है, उसे आइडियल टाइप के रूप में देखा जाता है। और इसके थ्रू जब प्रघटना के बारे में समझ आ जाती है तो उसी टाइम पे उसकी यूटिलिटी भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हमको प्रघटना के बारे में सारा नॉलेज हो गया वैसे ही उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ख़त्म हो जाती है। तो समाज की ये जो यथार्थता है उसको समझने के लिए, है ना, उसको समझने के लिए वेबर ने क्या किया है, इस अवधारणात्मक विधि को डेवलप किया है। ठीक है, अब ये जो विधि को डेवलप उन्होंने किया है, ठीक है, और किसी न किसी रूप में, किसी भी तरीके से आदर्श प्रारूप जो है वो सभी जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें होते हैं। और वेबर जो है उन्होंने आदर्श प्रारूप का निर्माण यथार्थता जानने के लिए किया था। उन्होंने ये जानने के लिए किया था कि ये जो फैक्ट्स हैं वो कितने सही होते हैं। तो खुद आदर्श प्रारूप कभी भी यथार्थता जो होती है वो नहीं होता है। आदर्श प्रारूप को अगर हम ये कहें कि वो यथार्थता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। आदर्श प्रारूप जो है वो मॉरल तरीके से अगर हम देखें तो आदर्श नहीं होते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटर जो है उसके लिए आदर्श हैं, है ना, वेबर के अकॉर्डिंग ये उसके लिए आदर्श होते हैं। जब सोसाइटी के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने आदर्श प्रारूप को किसी भी हाइपोथेसिस की तरह माना है, किसी भी प्राकल्पना की तरह समझा है, तो इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से कोई भी प्राकल्पना जो हाइपोथेसिस होती है वो सही या गलत हो सकती है, वैसे ही आदर्श प्रारूप भी हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, हम उनको छोड़ भी सकते हैं। मतलब आदर्श प्रारूप को हम अपना भी सकते हैं और उनको जुटला भी सकते हैं। तो कंपलसरी रूप से आदर्श प्रारूप एक क्या है, अध्ययन विधि है और विधि शास्त्र का एक अंग है। क्या है, कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से आदर्श प्रारूप क्या है, एक अध्ययन विधि है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आदर्श प्रारूप जो है उसके प्रकार और उसकी संरचना जो है उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्स वेबर जो है उन्हीं के अलग कुछ कंसेप्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।